हेलो बच्चास, मैं लेके आया हूँ जेई मेन 2025 अप्रैल सेशन के लिए कंप्लीट फार्मूला रिवीजन। ऐसा देखा गया है लास्ट शिफ्ट्स में कि बहुत सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से फोड़ सकते हो, राइट। तो ये कंप्लीट फार्मूला रिवीजन का जो वीडियो है ये देखना मत भूलो, स्क्रीनशॉट्स लेकर के अपने पास रख लो, 3-4 बार रिवाइज कर लो और मैं श्योर करता हूँ 3 से 4 क्वेश्चंस आप आराम से फोड़ पाओगे। सो ऑल द बेस्ट 2025 के जे एस्पायरेंट्स, मचा दो, फोड़ दो और दिखा दो कि हम भी मैथ्स में फोड़ सकते हैं, क्योंकि एजी सर का नारा है दोस्तों, अब मैथ सिर्फ पढ़ना नहीं, सीख के फोड़ना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेटिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर कहीं पर भी किसी को कोई डाउट आता है, राइट, कोई भी डाउट आता है तो अपन बीच में पूछ सकते हैं चैट बॉक्स से, ठीक है, अपन चैट करके पूछ लेंगे। बाकी ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले वन बाय वन मैं बताता जाता हूं आपको। देखो भाई, नेक्स्ट बेटी का फर्स्ट थिंग, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिसपे मॉड लगाना रहता है अपने को। अगर अपन मॉड नहीं लगाएंगे, मान लेते बेटी अगर अपन मॉड नहीं लगाते हैं तो लफड़ा हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखे रूट 2 वॉट साइन थीटा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं लिमिट्स वगैरह में, जिसमें लिमिट जब आप एग्जिस्ट करा देते हो तो एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट होती है, राइट। तो मॉड लगाना मत भूलिए। मतलब सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं माय फ्रेंड कि अगर कहीं पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो उसको मॉड एक्स लिखिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो उसको मॉड एक्स लिखिए। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू रूट 2 मॉड साइन थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू रूट 2 मॉड कॉस थीटा। कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा होगा यहाँ पर? cos 2 थीटा इक्वल्स टू, बचपन में 9 10 में अपन पढ़ते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो वाला फॉर्मूला लग रहा है, राइट। तो अपन आते हैं भाई साइन पाई बाय 12 की वैल्यू याद रखिए, साइन पाई बाय 12 इक्वल्स टू cos 5 पाई बाय 12 होता है, क्योंकि आपको पता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। तो यहां से साइन पाई बाय 12 इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 और cos पाई बाय 12 इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाय, मतलब cos 15 डिग्री इक्वल्स टू साइन 75 डिग्री इसके होगा, और ये रूट 3 प्लस 1 2 बाई 2 रूट 2 होगा। ये भी वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 और 75 अपने को याद होनी चाहिए। और अगर tan की निकालनी है तो इसी को डिवाइड करके रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 रेशनलाइज करके 2 माइनस रूट 3 आ जाता है। अगर अपन यहीं पर tan का 15 डिग्री लिखना चाहे तो वो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे फ्रेंड? 2 माइनस रूट 3। कर लोगे ना यार? तो भाई ठीक है, कुछ नहीं करना है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 करना है, फिर रूट 3 माइनस 1 से वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको रेशनलाइज कर दो, तो रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और 3 माइनस 1 हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा, राइट। यहाँ पर साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। तो रूट अंडर 1 प्लस माइनस साइन 2a, तो 1 को क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉस ए, तो ये बनता है साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट के अंदर है तो अगेन ये वाली प्रॉपर्टी लगा करके मॉड ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए या मॉड ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए अपने पास आ जाएगा, राइट। तो अब अपन को देखो एक और बहुत बढ़िया सीरीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में अपन करते हैं, जिसमें कॉस की सीरीज होती है, एक एंगल से दूसरा एंगल डबल होता जाता है, राइट। cos a फिर cos 2a, फिर नेक्स्ट वाला cos 2 स्क्वायर a होगा, फिर नेक्स्ट वाला cos 2 क्यूब a होगा, और cos 2 टू द पावर n माइनस 1 तक अपन जा रहे थे। इसका मतलब अगर मैं टोटल टर्म्स की बात करूं तो टोटल टर्म्स कितने मेरे फ्रेंड? n। तो n टर्म्स का प्रोडक्ट है, n टर्म्स का प्रोडक्ट है cos a cos 2a टू cos 2 टू द पावर n माइनस 1 into a, राइट। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। साइने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो 2 साइने होता है मेरे फ्रेंड वो यहां पर रह जाता है, और फिर क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा? साइन 2a बनेगा, फिर साइन 2a कॉस 2a, फिर से एक 2 सप्लाई करते हैं, फिर वो साइन 4a बनता है, फिर से एक 2 सप्लाई करते हैं, फिर वो साइन 8a बनता है, फिर एक 2 सप्लाई करते हैं, साइन 16a बनता है। ऐसे करते करते साइन 2 टू द पावर na बनता है न्यूमरेटर में, और साइन ए सिर्फ एक बार आपने मल्टीप्लाई किया था, बाकी तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। पर हर बार आपने 2 सप्लाई किया है ऊपर न्यूमरेटर में तो उसके करस्पॉन्डिंग एक 2 डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 2 टू द पावर n डिनोमिनेटर में रहता है, साइन ऑफ 2 टू द पावर n into a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n into sin a, ये रहेगा, राइट। तो अब देखो नेक्स्ट बेटी की a plus b plus c इक्वल टू पाई, देन सिग्मा tan a इक्वल्स टू पाई tan a, सिग्मा tan a इक्वल्स टू पाई tan a। तो tan a into tan b into tan c, जो पाई tan a होता है वो प्रोडक्ट होता है,
और सिग्मा tan A होता है माय डियर फ्रेंड tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो यहां से अपन ठीक है 7 फॉर्मूले रिवाइज कर ले, राइट। नेक्स्ट में अपन बढ़ते हैं भाई 8th फॉर्मूले की तरफ। तो 8th फॉर्मूले में ठीक है x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये बहुत काम आता है, VN माइनस 1 मेथड में भी काम आता है, आगे चल करके अपन देखेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। दिस इज 8th फॉर्मूला। 9th है x क्यूब माइनस 1। कभी भी x क्यूब इक्वल टू 1 आ जाता है, अगर x क्यूब इक्वल्स टू 1 आता है तो यहां से ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो आपको पता है ठीक है इसके 3 रूट्स होते हैं, हालांकि रूट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स से हट गए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में ये कहीं पर भी बन सकता है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 बनता है तो एक्स इक्वल टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखिए, और अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो उस केस में x इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होंगे। एक बहुत बढ़िया आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अपन को दिया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc अपन यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। बहुत बार ऐसा देखा है कि डिटरमिनेंट में या बहुत सारे ऐसे जो एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक वगैरह में, तो वहां पर ये यूज हो जाता है, राइट। ऐसा ही एक और आइडेंटिटी आती है, एक और फॉर्मूला है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0, तो उस केस में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, राइट। इफ x इज ग्रेटर देन 0, है ना, x अगर ग्रेटर देन 0 अपने को दिया है तो x प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 होगा। x है ना, अगर x पॉजिटिव है तो, और यहां पर कौन सा फंडा लगता है भाई, am ग्रेटर और इक्वल्स टू gm लगता है। क्या लगता है, am ग्रेटर और इक्वल्स टू gm लगा करके अपन जब सॉल्व करते हैं तो उस केस में यहां पर देखो ना यार, x अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 1 अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई जगह पर रेंज में फंक्शंस की डोमेन, फंक्शन के केस में रेंज में या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कई बार x प्लस 1 अपॉन x को रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में t पुट करते हैं, तो जो t की वैल्यू आती है अगर वो -2 से छोटी और 2 से बड़ी नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना होता है, तो वहां पर ये काम आता है, राइट। सिग्मा एन स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है 1/6 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। सिग्मा एन का फॉर्मूला आपको पता होता है, लिखा नहीं है मैंने, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और सिग्मा एन क्यूब उसी सिग्मा एन का होल स्क्वायर होता है, याद रखने के लिए। और 14 नेक्स्ट पे फॉर्मूला है am ग्रेटर और इक्वल्स टू gm ग्रेटर और इक्वल्स टू hm। तो am होता है a प्लस b/2, राइट, 2 नंबर्स का am। gm होता है रूट ab और hm होता है 2ab अपॉन a प्लस b। तो वहां पे am जो है अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। इफ a इज ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, अगर a पॉजिटिव है d नेगेटिव है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहां पे याद रखिए, जब भी कभी ऑल वर्ड यूज करें, ऑल वर्ड कि सारे के सारे x के लिए कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव d नेगेटिव यूज करिए, d नेगेटिव कॉमन है ऑल के केस में, d नेगेटिव। और अगर बोलता है कि नेगेटिव y जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर वो नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, तो a नेगेटिव d नेगेटिव यूज करिए। वहां पे a नेगेटिव d नेगेटिव अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सारे के सारे x के लिए नेगेटिव है और अगर सारे के सारे x के लिए पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव d पॉजिटिव करिए, है ना, a पॉजिटिव d नेगेटिव करिए। a पॉजिटिव d नेगेटिव तो पक्का है, d नेगेटिव तो दोनों केसेस में कॉमन होगा, राइट, अगर ऑल वर्ड यूज कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट भाई ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। तो अपन ने 15 फॉर्मूले कर लिया माय डियर फ्रेंड, है ना। अपन ने कौन कौन से, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, क्वाड्रेटिक कर लिया, सीक्वेंस कर लिया, 3 चैप्टर्स के फॉर्मूले अपन ने रिवाइज कर लिए। क्या बात है, अपन है ना एकदम झकास तरीके से अपन रिवाइज कर रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। भाई अगर इफ एफ ए इंटू एफ बी, इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड IVT, है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है कि अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर एफ ए पॉजिटिव है एफ बी नेगेटिव है, या एफ ए नेगेटिव है एफ बी पॉजिटिव, मतलब दोनों अपोजिट साइन है। अगर दोनों अपोजिट साइन है तो उस केस में पक्की बात है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। एफ कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो एफ इज कंटिन्यूअस अपने को गिवन है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए, ना, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जाना है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो उसको एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा या कट करेगा तो एक रूट कम से कम देगा। यही बोलना चाह रही है ये थ्योरम कि अगर एफ इंटू एफ बी नेगेटिव है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 कम से कम एक रूट रखेगा या कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, राइट, एक ही बात।
तो थ्योरम ऑफ, ये देखो जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की बात करें, देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्यूबिक होता है, क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। ये तीन टाइप के इक्वेशंस अपने सिलेबस में है, राइट। एक तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक है। तो उसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ऐसे ही क्यूबिक में और बाई क्वाड्रेटिक में, यहां पर मैं लिखता तो काफी स्पेस जाता, काफी समय लगता, तो इसलिए ठीक है मैंने लिखा नहीं है, ये सब आपको पता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मैं बोलना चाह रहा हूं, और अल्फा इंटू बीटा जैसे क्वाड्रेटिक के केस में, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या अल्फा बीटा, मतलब जो भी है, सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा एंड पाई अल्फा बीटा, या राइट। तो ये सब ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का काम आपको करना चाहिए, राइट। इसमें खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन के हिसाब से। अगर जेई मेन की बात करूं तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। जेई मेन में इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन अभी जेई मेन की बात करें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। तो कोई भी दो इक्वेशंस, दो फंक्शंस मान लीजिए दिए हुए, या एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टाइप कोई इक्वेशन अपने पास दी हुई है, राइट। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टाइप कोई इक्वेशन अपने को दी हुई है, तो ये इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाला हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, वो रिकॉर्डेड सेशन देख करके आप इससे काफी मदद ले सकते हो। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर ज्यादातर फॉर्मूले मैंने वो लिखे हैं जहां से जेई मेन क्वेश्चंस पूछता है। ऐसे तो 1000 से भी ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं मैथ्स में, राइट। इतना वास्ट सिलेबस है जेई का, बट मैं वही सिर्फ 80, इनफैक्ट 100 भी नहीं, 80 फॉर्मूले लेकर के आया हूं, जो जिससे कि जेई मेन प्रॉब्लम्स पूछता है। तो ये फॉर्मूले आपको कॉन्क्रीट लेवल पे, बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से जेई मेन के लिए आपकी मैथ्स रिवाइज करने में आपकी मदद करेंगे, राइट। तो अपन यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के केस में अगर ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपने को दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स में एफ एक्स का ग्राफ बनाइए, जी एक्स का ग्राफ बनाइए, और एफ एक्स और जी एक्स के ग्राफ जहां पर कट करते हैं या जहां पर टच करते हैं, उनको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रूट्स कहा जाता है। तो सॉल्यूशंस को आप रूट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो माय डियर फ्रेंड? रूट्स, राइट। तो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट बेटी, वी एन माइनस वन मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे पूरा का पूरा एक सीक्वेंस का रिकॉर्डेड सेशन कल आएगा, कल, है ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज के 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें वी एन माइनस वन मेथड भी होगा, मेथड ऑफ डिफरेंस भी होगा माय डियर फ्रेंड। समेशन पे भी समेशन पे भी प्रॉब्लम्स होंगे, एएम जीएम एचएम पे भी प्रॉब्लम्स होंगे, एंड इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मींस, ज्योमेट्रिक मींस पे भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसका अल्टीमेटली आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा सिर्फ उन 10 क्वेश्चन से। तो ये फॉर्मूले याद रख लीजिए और वो वीडियो देख लीजिए, तो वहां से आपका काफी सारा काम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का हो जाएगा। और जहां तक अभी देखा गया है लास्ट 4-5 ईयर्स में, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से कम 2 से 3 प्रॉब्लम्स बनते हैं। 2 से 3 भी पूछे हुए, 2 से 3 प्रॉब्लम्स जेई मेन में सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछे जा रहे हैं। जेई एडवांस में इतना चहता टॉपिक नहीं है, ये इतना चैप्टर इतना चहता नहीं है। 1-2 प्रॉब्लम तो फिर भी आते हैं पेपर 1 पेपर 2 में, लेकिन ऐसे 3-3 क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन जेई मेन में देखा गया है कि ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे टॉपिक से आ जाते हैं, राइट। तो उस केस में आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज को छोड़ना, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाले टॉपिक को छोड़ना अपने लिए सुसाइडल हो सकता है, राइट। तो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। इसको करके जाना चाहिए ना। इसलिए मैं कल के दिन आपको एक रिकॉर्डेड सेशन में डालूंगा। क्रैमर्स रूल का भी मैं एक रिकॉर्डेड सेशन कल या परसों में डाल दूंगा। तो वो भी आपको, आज डेट है 24, राइट, कल 25 और 26 है, तो 27 से पहले मैं क्रैमर्स रूल और सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस दोनों के आपको क्वेश्चंस और जो थ्योरी से थोड़ा सा रिलेटेड पार्ट है वो डालूंगा, राइट। तो आप निश्चिंत रहिए, ये दोनों टॉपिक से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा, और क्वाड्रेटिक मैंने डाल ही रखा है, वेक्टर्स एंड 3D डाल रखा है, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो चैनल में, अपने चैनल में आकर के। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक वाइक कर लो, तो है ना। अब नेक्स्ट बेटी के स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करते हैं। तो ये लिमिट्स इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया माय डियर फ्रेंड्स, सब के सब एक्सटेंडिंग टू 0 पे है। तो sin x अपॉन x क्या होता है 1, tan x अपॉन x क्या होता है 1, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 1, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है ln a, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर क्या होता है हाफ, sin x माइनस x
साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, -1/6। एक्स माइनस tan x अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, -1/3। ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, इसको पढ़ लीजिए, 1 होगा। e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, हाफ होगा। इसको इन सबको लॉपिटल से आप प्रूव कर सकते हो। साइन इनवर्स x अपॉन एक्स क्या होगा, 1 होगा। tan इनवर्स x अपॉन एक्स क्या होगा, 1 होगा, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज करा दिए माय डियर फ्रेंड मैंने, तो इनको भी अच्छे से एक बार अगर आपको और देखना हो तो देख लीजिए। ज्यादा काम नहीं करना है, कम काम को ज्यादा बार करना है। अभी जितनी सेट आपकी तैयारी है, जितनी तैयारी आपकी हो रखी है, उतनी तैयारी के हिसाब से अपने काम को फिक्स कर दीजिए, या 1-2 दिन में जितना और कर सकते हैं उसको फिक्स करिए, और उस काम को 2-2 बार करिए, ना कि एक, मतलब ज्यादा काम को एक एक बार नहीं करना है, कम काम को 2-2 बार करना है। वो ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। जेईई मेंस में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उसको 2-3 तरीके से ट्राई कर सके या बहुत याद कर सके। तो एक घंटे में 30 क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, सोचिए। तो उसमें भी राउंड 1 राउंड 2 सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको 12 से 15 क्वेश्चंस तो मिनिमम करने हैं ना। 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो उसमें भी काफी टाइम जाता है, राइट। वो तो 3 मिनट का टाइम देता है, अपना 5-5 मिनट लगता है कई बार। तो अपने को हर चीज जितनी जल्दी माइंड मैपिंग होगी, जितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन से अपने दिमाग में फीडेड जो चीजें हैं उनको मैप कर पाओगे, उतनी आसानी, उतनी जल्दी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो उस केस में फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। फिर आपको प्रेशर बढ़ेगा और आप कई बार आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर दोगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी बढ़ जाएगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको पता है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी होना चाहिए। यूनिक क्यों भाई, जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि साइन एक्स यूनिक वैल्यू नहीं लेता है, राइट। साइन एक्स यूनिक वैल्यू नहीं लेता है। 1 टू द पावर इंफिनिटी भी कर सकते हो, 1 टू द पावर इंफिनिटी या बिल्ट इन लिमिट। इस पे मेरा पूरा एलसीडी का रिकॉर्डेड सेशन पड़ा हुआ है, उसको देखो फोडू सीरीज में। फोडू सीरीज में आप जाकर के लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पे, बिल्ट इन लिमिट पे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, जब 2 लिमिट्स यूज होते हैं ना, तो वो आप जरूर देखिए। तो इनको करके जाइए, है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहां पर अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो दूसरों से आगे हो जाओगे, क्योंकि बिल्ट इन लिमिट पे ज्यादातर पब्लिक क्वेश्चन नहीं बना पाती है, राइट। तो अगर आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेते हो और आप ये वाला क्वेश्चन बना करके आते हो बिल्ट इन लिमिट वाला, तो फिर आप 4 मार्क दूसरों से आगे हो जाओगे। तो वहां पे आप कंपटीशन दूसरों को दे सकते हो, अच्छा तगड़ा कंपटीशन दे सकते हो, राइट। तो अगर थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है माय डियर फ्रेंड, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए, राइट। अब लॉपिटल रूल की अगर मैं बात करूं तो लॉपिटल रूल आपको पता है 0 है 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में लगाया जाता है। 0 है 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में अपन लॉपिटल रूल लगाते हैं, राइट। तो लॉपिटल रूल 0 है 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में लगाने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी फॉर्म को 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में चेंज कर लेता हूं तो उस केस में मैं उसमें लॉपिटल लगा सकता हूं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे राम तेरे कितने नाम, है ना, भगवान के कई सारे नाम होते हैं, है ना। तो उसी तरह से जितने भी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। वो लिमिट्स के लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, अगर आप देखिएगा रिकॉर्डेड सेशन पढ़ा होगा उसमें होगा ये चीज, राइट। तो लॉपिटल हो गया। सैंडविच थ्योरम भी कर लो यार, है ना। अगर आपने सैंडविच थ्योरम पहले पढ़ रखी है तो कर लेना, इससे क्वेश्चन आने का चांस बनता है। लेकिन हर शिफ्ट पे सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चन शायद ही आए, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा मैं। बट अगर आपने करा है सैंडविच थ्योरम तो पहले से, तो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट बेटी को बनाते हैं। नेक्स्ट बेटी का थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बोलती है कि भाई राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ध्यान रखिए भाई कंटीन्यूअस फंक्शंस ही सिर्फ डिफरेंशिएबल होते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले फंक्शन का कंटीन्यूअस होना जरूरी है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस जरूर होगा, लेकिन कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल अगर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि कंटीन्यूअस हो, right? So here it is written that differentiability implies continuity, but continuity does not imply differentiability. Differentiability implies existence of limit, and but existence of limit does not imply continuity. So continuity और differentiability और limits existence के लिए ये एक फ्लो टाइप का है जिसको आप याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव डैश एक्स
इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, f ऑफ x प्लस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो फंक्शन क्या होगा, या f ऑफ 4 क्या होगा, कुछ कंडीशन अपने को दी होंगी। वो सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। या f ऑफ x इंटू एफ ऑफ x प्लस y इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो वो होता है ना जैसे e की पावर x प्लस y इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y। इससे भी प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फंक्शनल रूल में फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगा करके फंक्शन को निकाल सकते हैं। फंक्शन को निकालने के बाद फिर आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू या जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आप काम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हुए, दो क्या चार स्टेटमेंट्स हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान रखिए कि डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल इज पक्का नॉन डेरिवेबल, डेरिवेबल प्लस डेरिवेबल इज डेरिवेबल, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज पक्का डिसकंटिन्यूअस, एंड कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इक्वल टू कंटिन्यूअस। तो कई बार ऐसा होता है कि एक फंक्शन, जैसे मान लीजिए दो फंक्शंस का सम अपने को दिया है कि भाई मॉड x है और प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 है। अब इसमें ये फंक्शन मान लीजिए रखा है, तो आपको पता है भाई कि मॉड x इक्वल टू 0 पे डेरिवेबल नहीं है, लेकिन ये x इक्वल टू 0 पे डेरिवेबल है। तो डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल प्लस डेरिवेबल आ रहा है 0 पे। सिमिलरली 1 पर ये डेरिवेबल नहीं है और ये डेरिवेबल है, तो डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल आ रहा है। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं तुरंत खटाक से, कुछ करने का जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 0 एंड 1 पर ये नॉन डेरिवेबल होगा, ये अपना अपन कह सकते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में काफी सारे क्वेश्चंस फंडामेंटल थ्योरम और काउंटिंग पर ही बनते हैं, और प्रोबेबिलिटी पर भी फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस कैलकुलेट करने में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग काम आती है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या है माय डियर फ्रेंड, इसमें वो प्रोडक्ट रूल होता है, जब तक जॉब कंप्लीट नहीं होता है तब तक अपन मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और जब जॉब कंप्लीट हो जाता है तो एक तरीके के वेज और दूसरे तरीके के वेज को ऐड करते हैं। तो एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एक तो ये पता होना चाहिए। एनपीआर एनसीआर का रोल पता होना चाहिए कि एनपीआर जो है वो अरेंजमेंट की बात करता है, एनसीआर सिलेक्शन की बात करता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग आपको आनी चाहिए। और फिर वो सेट थ्योरम्स फॉर प्रोबेबिलिटी, वो होता है ना जैसे पी ए यूनियन बी, जो अपन करते हैं ना, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब अपन ए यूनियन बी का मतलब एटलीस्ट वन इवेंट अकर्स, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बोथ इवेंट्स अकर्स, पी ए का मतलब ए अकर्स, और बी पीबी का मतलब बी अकर्स, राइट। तो यहां पर ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का मीनिंग ऐसे ही तीन इवेंट्स में भी अपने को पता होना चाहिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो क्या मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, जब ए हो चुका है तो बी के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फेवरेबल केसेस होते हैं। पी ए क्योंकि ए हो चुका है तो उसको सैंपल स्पेस मान करके टोटल केसेस काउंट होते हैं, राइट। ये सैंपल स्पेस बन जाता है। इसी में अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो बी फिर ए पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो पी बी बाई ए है तो ये पीबी के बराबर होता है, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए के अकरेंस का कोई भी अफेक्ट बी के अकरेंस पर नहीं आता है। दैट इज वाई पी बी बाई ए इक्वल्स टू पीबी बनेगा इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पीबी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी में ये तीन चीजें मैंने बताई हैं। बेस थ्योरम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेंस के हिसाब से, तो इसको अपन जेई एडवांस के केस में करेंगे, राइट। तभी देखो अपन ठीक आ जाते हैं भाई इंटीग्रेशन में। तो पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया माय डियर फ्रेंड, कंटिन्यूटी हो गया, लिमिट्स हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, राइट। क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस हो गया, एंड डिटरमिनेंट हो गया। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब अपन एंटर कर रहे हैं भाई, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें कितना भी खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जितना खतरनाक फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव रख करके, तो जो फंक्शन यहां पर है उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाइड है तो फाई एक्स को टी मान करके एफ टी का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ टी प्लस सी आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं माय डिफरेंट फंक्शन, जो फाई एक्स है ना उसको टी मान लेते हैं, इसको टी मान करके प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, इसको टी मान करके प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, और फाई डैश एक्स डीएक्स डीटी में जाता है और ये बनता है एफ टी डी टी, और उसको इंटीग्रेट, कभी भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो उस केस में बाई पार्ट्स यूज करते हैं। इसमें से एक डिफरेंशिएबल है, एक इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल वाले को सेकंड मान लेते हैं और डिफरेंशिएबल वाले को फर्स्ट मान लेते हैं, और क्या लिखते हैं, सेकंड इंटू, कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है, अपन कैसे करते हैं भाई, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है फंक्शन बाई पार्ट्स जो है, अगर अपन बोले तो इसमें बोलते हैं भाई, ठीक है, एफ एक्स जो है
उसको तो अपन डिफरेंशिएबल मान रहे हैं, और जीएक्स को तो एफएक्स को एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रल ऑफ जीएक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जीएक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफएक्स, उसका इंटीग्रल। राइट, मेरे ख्याल से समझ आएगा। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है सिंपल, इंटीग्रल ऑफ ये 9 फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स में जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a ln ऑफ mod x माइनस a अपॉन x प्लस a जा रहा होगा। ये सब याद होना चाहिए माय फ्रेंड। dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, और ये जो 3 फॉर्मूले, ये वाला साइन इनवर्स में जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों ln में जाते हैं, तो ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां पर भी ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा। राइट, अब जब इसको ऊपर ले आते हैं, जैसे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसको याद रखने का तरीका माय फ्रेंड, x/2 इंटू सेम टर्म, x/2 इंटू सेम टर्म, याद रखने का तरीका है माय फ्रेंड कि भाई x/2 इंटू सेम टर्म प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल था साइन इनवर्स x बाई, ऐसे ही तीनों फॉर्मूले जाएंगे। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x/2 इंटू सेम टर्म रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर दिस, तो 1 अपॉन रूट अंडर दिस ln में आया था, तो वही सेम इंटीग्रल यहां पर आ जाएगा, ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में देख लेते हैं भाई, तो यहां पर भी वही है कि भाई x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो वही काम करना है माय डियर फ्रेंड, कुछ नहीं करना है। x/2 इंटू सेम टर्म रखो, माइनस है ना तो माइनस का साइन लगा दो, a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन दिस, वो ln में आता है, तो ln ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और ये दो स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं, ये भी काफी पूछे जाते हैं, ये जेई एडवांस के हिसाब से तो काफी कहना चाहिए इंपॉर्टेंट है, और जेई मेन में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या है, e की पावर x के साथ अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम एडेड है, तो उसका इंटीग्रल डायरेक्ट e की पावर x इंटू एफ एक्स आ जाता है। प्रूफ इसका बाई पार्ट से ही करते हैं, प्रूफ जो है बाई पार्ट से किया जाता है। अभी देखो एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एस, अगर यहीं पर x मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव से, तो बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो इसका आंसर x इंटू एफ एक्स है। आपको ये याद होना चाहिए, है ना, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। फिर कुछ और स्पेशल इंटीग्रल्स है, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ साइन 2x रखा है अगर, तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, उस केस में साइन एक्स अगर प्लस है, मान लीजिए यहां पर प्लस दिया है, प्लस के केस में माइनस वाले को टी पुट करते हैं, प्लस अगर दिया है तो माइनस वाले को टी रखिए, राइट, और अगर माइनस दिया है तो प्लस वाले को टी पुट करना है। अगर माइनस, मतलब समझ रहे हो ना यार, कि अगर यहां पर प्लस साइन है न्यूमरेटर में, तो माइनस वाले को टी रखना, और साइन 2x को क्या लिखोगे, आपको पता है 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू आएगा साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर। तो अपन यहां से बात कर सकते हैं कि भाई साइन x प्लस कॉस x s प्लस कॉस होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x, है ना, ये साइन 2x आ रहा होगा, राइट, 1 प्लस साइन 2x। तो साइन 2x की वैल्यू जो है वो s प्लस सी, जो भी आप पुट करोगे, s प्लस सी को t पुट करा होगा, तो s प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 1 काइंड ऑफ आ जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद वो क्वाड्रेटिक वाला मेथड बन जाएगा, कर लोगे आप। यहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पता है ना आपको भाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बनेगा। यहां पे जब ऊपर माइनस है तो नीचे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को टी पुट करते हैं। अगर ऊपर माइनस है ना, अगर समझिएगा ध्यान से, अगर ऊपर माइनस है तो उस केस में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, और अगर प्लस है, प्लस अगर दिया है तो एक्स माइनस, है ना, एक्स माइनस 1 अपॉन, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, राइट। चलो जी, नेक्स्ट बेटी का बनाते हैं इंटीग्रल ऑफ ए, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b अगर दिया है, दिस वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, मतलब सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स, सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स, ऐसे करके तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स जाएगा। इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट। ऐसे ही क्वीन प्रॉपर्टी आती है, इट इज कॉल्ड क्वीन प्रॉपर्टी। जब भी इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a दिया है एफ एक्स डीएक्स, तो ये इक्वल टू 0 होगा अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। पता होगा आपको कि भाई अगर 0 से पाई है तो आपको देखना है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स अगर इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, जैसे कॉस है, कॉस होता 0 टू पाई, तो उसका इंटीग्रल 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा।
ऐसे अगर साइन होता, साइन के केस में फिर 0 से a 2 टाइम्स लिख सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो वहां पर अपन ये कर सकते हैं कि भाई इंटीग्रल ऑफ 0 टू a fx dx, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx है, समझिएगा ध्यान से, f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर इक्वल टू fx है तो उस केस में 2 टाइम्स 0 टू a fx dx आ सकता है। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस, कभी भी लिमिट को हाफ करना हो, जैसे मान लीजिए लिमिट है 0 टू पाई और आपको लिमिट को 0 टू पाई बाई 2 करना है, राइट, तो उस केस में क्वीन लगाया जाता है और फिर पाई बाई 2 लगा के बाद फिर किंग लगाते हैं। तो एक्चुअली किंग प्लस क्वीन का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है प्रॉब्लम्स में, तो क्वीन प्लस किंग लगा के प्रॉब्लम को फोड़ा जाता है, राइट। ये कभी भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिया है, ए से सी के बीच में नॉट डिफाइंड है, ए से सी के बीच में डिसकंटिन्यूअस है, ए से सी के बीच में डेफिनेशन चेंज करता है, राइट। ऐसा मजे में नहीं ब्रेक करते हैं मजे में नहीं ब्रेक करना होता है कि ऐसे मजे ले लेते हैं ब्रेक करके, राइट, वैसे नहीं करते। अगर मान लीजिए नॉट डिफाइंड है या डेफिनेशन चेंज कर रहा है या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स अपन यहां सी पे स्प्लिट कर सकते हैं। तो ए टू, जैसे ए टू सी है तो इसके बीच में किसी बी पॉइंट पे स्प्लिट कर सकते हो, तो ए टू बी, बी टू सी, एक से ज्यादा पे भी कर सकते हो, ए टू बी, बी टू डी, डी टू सी, ऐसे भी कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। अभी देखो लेबनीज रूल की बात करें तो लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो कभी भी अगर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स चाहिए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव अगर अपने को डिफाइन करना है ना, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, क्या बोल रहा हूं भाई साहब, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, भाई मजा आ जाता है ना भाई, इंटीग्रेशन अपने को दिया है, कोई भी इंटीग्रल अपने को दिया है उसको डिफरेंशिएट करना है, उसका डिफरेंशिएशन चाहिए, राइट। तो उस केस में अगर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन अपने को चाहिए तो वहां पर लेबनीज रूल लगाया जाता है, राइट। लेबनीज रूल क्या बोलता है माय डियर फ्रेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी डी टी, है ना, यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा माय डियर फ्रेंड वही आपके लिमिट्स में वेरिएबल होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट होकर के ये फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वही सेम वेरिएबल आपकी लिमिट्स में होगा, राइट। तो इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम फाई एक्स टू जी एक्स, तो क्या लिखते हैं, एफ ऑफ अपर लिमिट, तो एफ ऑफ जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर जी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ लोअर, तो एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स, राइट, तो इंटू फाई डैश एक्स लोअर का डेरिवेटिव, राइट। अभी देखो ये जैक प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, जैक। अभी किंग आ चुका है, क्वीन आ चुका है, तो जैक को भी आना चाहिए, राइट। इट इज कॉल्ड जैक प्रॉपर्टी एंड इट इज अप्लाइड फॉर पीरियोडिक फंक्शंस, ध्यान रखना ये पीरियोडिक फंक्शंस में अप्लाई करते हैं। तो जब भी कभी पीरियोडिक फंक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम पीरियोडिक फंक्शन में दी है तो उस केस में आपको n टाइम्स ऑफ पीरियड के लिए अगर इंटीग्रल निकालना है तो आप एक पीरियड में इंटीग्रल निकाल करके उसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यू नीड टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द लिमिट्स, यहां पर a दिया है, यहां पर a प्लस एन टी दिया है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एन टी है, क्या है, n टाइम्स ऑफ पीरियड, n टाइम्स ऑफ पीरियड, t इसका पीरियड है, क्यों भाई, क्योंकि f ऑफ x प्लस t इसका पीरियड अपने को दिया है, क्योंकि f ऑफ x प्लस t इक्वल टू एफ एक्स है, सो दैट इट्स अ पीरियड इज t, राइट। तो a टू a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स अपने को दिया, तो इसको n टाइम्स 0 टू t एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट बेटे का बनाते हैं, नेक्स्ट ठीक है, यहाँ पर देखिए 51st में, तो देखो इंडेफिनिट और डेफिनिट खत्म कर लिया अपन ने भाई, इंडेफिनिट और डेफिनिट एक एक करके खूब सारे टॉप चैप्टर्स अपन खत्म कर रहे हैं, फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज कराना चाहता हूं एक ही सेशन में, एक ही बार में, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा करके जेईई मेंस में अच्छे से कम समय में, भाई रिवीजन बहुत जरूरी है यार, इतनी सारी थ्योरी भी बताता जा रहा हूं मैं, तो आपके जो फीड होगा दिमाग में वो आपको और पता भी चल रहा होगा कि क्या मैं कर सकता हूं। मान लो अगर आपने इतने चैप्टर्स नहीं भी किए और अगर मैं कोई फॉर्मूला बताता हूं, उससे रिलेटेड थ्योरी बताता हूं और आपको लगता है कि भाई ये फॉर्मूला और थ्योरी से तो यार प्रॉब्लम बन जाएगा, मेरे को आसान लग रहा है, तो आप पढ़ के जा सकते हो। स्टिल यू हैव 2 डेज, जो 27 वाले हैं उनके लिए अभी भी 24, 25, 26, 3 मतलब 25, 26 2 दिन तो पूरे हैं, राइट। और इसके बाद भी आप सोचो कि भाई जिनका 28 को 27 का, जिनका 28 को है,
30 को है, 31 को है या फर्स्ट को है, तो उनके लिए अभी भी एक हफ्ते का समय है, अभी भी 4 से 5 से 6 दिन का टाइम मिल रहा है। तो ये रिवीजन उनके लिए बहुत पावर पैक परफॉर्मेंस का एक जरिया बन सकता है, बेस बन सकता है। तो अपन को ठीक है, इसी पावर पैक रिवीजन है तो पावर पैक परफॉर्मेंस अपन एक्सपेक्ट करते हैं। सो ठीक है, यू नीड टू डिवोट योर 40 मिनट्स, 50 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 1 आवर फॉर दिस सेशन, राइट। तो अपन ठीक है 51st तक अपन पहुंच गए, 80th तक अपने को जाना है माय फ्रेंड। तो देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व की बात है कि अगर एफ और जी दो कर्व्स अपने को दिए, दो फंक्शंस दिए, उनका ग्राफ अगर अपन प्लॉट करें तो ए से बी के बीच में अगर एरिया अपने को निकालना है, एफ ऊपर है जी नीचे है, तो आपको एफ एक्स में से जी एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए टू बी, वहां से आप एरिया निकाल सकते हो। तो इस पे आपको कम से कम 3 से 4 या 3 से 5 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लोगे, है ना। पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। पीवाईक्यूज अगर अपन कर ले, मान लो 2-3 पेपर के ही पीवाईक्यूज कर लो, भाई तीन पेपर्स में 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मान लो अगर एक क्वेश्चन भी आया होगा तो 5 पेपर्स के पीवाईक्यूज कर लो, तो पीवाईक्यूज 5 पीवाईक्यूज कर लोगे तो आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं भी करना है ना तो सॉल्व्ड देख लो, सॉल्व्ड एक बार पूरा देख लो 5 क्वेश्चंस, फिर उनको पेन पेपर पे लेकर के सॉल्व कर लो। क्योंकि अगर पेन पेपर पे सॉल्व नहीं करोगे तो देखने के बाद भी आप किन्हीं भी स्टेप्स में बीच में अटक सकते हो, भटक सकते हो और लटक सकते हो, राइट। तो इसलिए अपने को रिस्क नहीं लेना है। 5 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखो, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद उसको एक बार पेन पेपर लेकर के सॉल्व कर लो, राइट। ऐसे करना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल, देखो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैं दो ही मेथड पे फोकस्ड हूं। जेई मेन के हिसाब से बात करें तो वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल तो समझते हो एक्स एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, वाई वाई को एक तरफ ले जाते हैं और एफ एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं और जी ऑफ वाई इंटू डी वाई को इंटीग्रेट करते हैं और उसको क्लब कर देते हैं, वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, राइट। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सॉल्व हो जाती है, राइट, सॉल्यूशन निकल आता है। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो dy by dx प्लस px into y इक्वल्स टू qx, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यहाँ पे लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, राइट। dy by dx px x का फंक्शन है qx, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं e to the power px dx। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, बस ये अगर लीनियर डी दी है, लीनियर डी अपने को दी हुई है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन आप मग लो, है ना, रट लो। y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करके यहां पर रख देना और इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स इंटू ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व कर लेना, प्लस सी कर देना, आपका इसका सॉल्यूशन आ जाए। कुछ और खास कमाल करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीनियर डी हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आप 2 से 3 क्वेश्चन अगर कर लोगे पीवाईक्यू से तो इसका क्वेश्चन पक्का आपसे सॉल्व होगा, कहीं नहीं जाने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो का बनाते हैं, ये पूरी की पूरी इंडेक्सिंग हुई है, पूरे आपके मैथ्स के सिलेबस की इंडेक्सिंग बोल लीजिए, फॉर्मूला रिवीजन हुआ है, प्लस आपको इंपॉर्टेंस लेवल भी पता चल रहा है कि कहां पर 2-3 प्रॉब्लम सिर्फ करने मात्र से ही आपको 4 नंबर का इजाफा हो सकता है, 4 नंबर का फायदा हो सकता है, राइट। अब देखो अभी नेक्स्ट वीडियो के 54, तो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशंस भी अपन ने खत्म कर लिया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स भी खत्म कर लिया, राइट। अभी अपन मूव कर रहे हैं वेक्टर्स इन 3D पर, राइट। तो वेक्टर्स इन 3D पर पहले तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स सिलेबस से हट चुका है। वेक्टर्स इन 3D टॉपिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हल्का हो गया, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने यहां पर रिवाइज उसके फॉर्मूले नहीं लिए हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिकॉर्डेड सेशन है कोनिक सेक्शन का, कोनिक सेक्शन की पूरी थ्योरी मैंने चैनल पे डाल रखी है। एक रिकॉर्डेड सेशन है कोनिक सेक्शन करके, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उसकी कंप्लीट थ्योरी लगभग 2 घंटे का वीडियो है। तो 2 घंटे के वीडियो में कंप्लीट कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, 8 मार्क्स आपके पक्के हैं, वो देख लो। और कोनिक सेक्शन से रिलेटेड मैंने 10 पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं दूसरे रिकॉर्डेड सेशन में। तो आपको कोनिक सेक्शन कंप्लीट का कंप्लीट मैंने रिवाइज कराया हुआ, राइट, चैनल पे। तो वो आप एक बार अच्छे से अगर सेशन देख लेते हो, दोनों के दोनों अगर रिकॉर्डेड सेशंस देख लेते हो तो आपके मजे ही मजे, राइट। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन सर्किल्स पे भी क्वेश्चंस आए कोऑर्डिनेट्स के फोडू सीरीज में। फोडू सीरीज में मैं स्ट्रेट लाइन और सर्किल्स के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लेके आया हूं। मतलब कोऑर्डिनेट्स में अगर आप देखोगे तो फोडू और इसके रिकॉर्डेड सेशंस जो थ्योरी वाला है, इन सबको अगर मिला लिया जाए तो कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चंस चैनल पे मिल जाएंगे। उन 30 क्वेश्चंस को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो माय गॉड आपके 16 मार्क्स पक्के, 16
ज्यादा बात तो नहीं बोलता हूं, एक आध अगर मिस्टेक भी कर दोगे तो भी 12 मार्क्स तो आप करके आओगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस बहुत कम हो गया। टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल एंड पोलर, रेडिकल एक्सिस, ऑर्थोगोनलिटी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे दुनिया भर के को नॉर्मल पॉइंट्स, 3 नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट, 4 नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसे करके दुनिया भर की चीजें हट चुकी है, राइट। बहुत हल्का हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वैसे ही वीकेस्ट डोर था और वीक हो गया है। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वेक्टर्स इन 3D को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वेक्टर्स इन 3D में पूरा प्लेन हट गया है माय डियर फ्रेंड, राइट। प्लेन से वो जो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में बहुत गंदे गंदे वाले प्रॉब्लम्स आते थे, वो आने का स्कोप हट गया। प्लेन हटने से लाइन एंड प्लेन का जो प्रॉब्लम था, अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन था, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन था, या लाइन एंड प्लेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनके इंटरसेक्शन से, उनके प्रोजेक्शन से, वो सारी की सारी चीजें हट गई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन, ये सारा सब कुछ हट गया है। बेसिक जनरल फॉर्म्स ऑफ द प्लेन वगैरह ये सब भी हट गया, राइट। तो अपन अभी वेक्टर्स इन 3D काफी हल्का टॉपिक हो गया, राइट। तो अभी अपन यहाँ पर बोले प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वीटीपी और एसटीपी भी हट गया, वेक्टर्स ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया, तो और एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटने से वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हट गए, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ये सब हट गया। वीटीपी हटने से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले जो खतरनाक वाले एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस होते थे, कि लंबा सा एक गंदा सा डरावना सा एक्सप्रेशन रखा है और आपको कुछ वैल्यू निकालनी है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स की पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो गई है, राइट। सो ठीक, अपन बढ़ते हैं माय डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। ए क्रॉस बी आपको पता होता है साइन देता है, तो ए क्रॉस बी पर बेस्ड एरिया का प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। और डायरेक्ट भी अपन परपेंडिकुलर, कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करता है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करता है तो ए क्रॉस बी लगाना चाहिए। ये जो ए क्रॉस बी है माय डियर फ्रेंड, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, है ना। ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा, राइट। तो ए डॉट बी जो है ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जैसे एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या कभी परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करता है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 आता है इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा, राइट। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अपने को चाहिए तो डॉट लगाइए, ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी। अगर प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, तो भी अपने को डॉट प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कोप्लैनरिटी ऑफ वेक्टर्स, ये एसटीपी नहीं है, यहां पर लीनियरली डिपेंडेंट भी होते हैं वेक्टर्स, तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 लगाइए। तो आपको अगर कोप्लैनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, अगर 4 पॉइंट्स के कोप्लैनरिटी की बात कर रहा है, या दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है, तो वो कोप्लैनर होते हैं, राइट। स्क्यू लाइंस नॉन कोप्लैनर होते हैं। तो अगर कहीं पर भी कोप्लैनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स की बात करें, कोप्लैनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स की बात करें, या कोप्लैनरिटी ऑफ 2 लाइंस की बात करें, तो आपको करना क्या है, लाइंस में 2 पॉइंट गिवन होते हैं ना। लाइंस में क्या होता है, जैसे एक पी पॉइंट गिवन है L1 पर, क्यू पॉइंट गिवन है L2 पर, तो पी क्यू से एक वेक्टर बना लो, और एक एक वेक्टर इनके डायरेक्शन होते हैं। जैसे बी वेक्टर जो है वो फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, ऐसे मान लो कि जैसे फर्स्ट लाइन है, इसमें एक पी पॉइंट है और ये पैरेलल है बी वेक्टर के। एक और लाइन अपन मान लेते हैं, इससे ये क्यू पॉइंट से पास होता है, राइट, और ये पैरेलल है डी वेक्टर के। तो आपको क्या करना है कि भाई पी क्यू से एक वेक्टर बना लो, बी एक दूसरा वेक्टर हो गया, डी एक तीसरा वेक्टर हो गया, उन तीनों वेक्टर्स का को डिटरमिनेंट में सजाओ। डिटरमिनेंट में सजाने का मतलब क्या है, पी क्यू के स्केलर्स को फर्स्ट रो में रखो, बी के स्केलर्स को सेकंड रो में रखो, डी के स्केलर्स को थर्ड रो में रखो, और उसको इक्वल टू 0 सॉल्व कर लो। तो वहां से इंटरसेक्शन लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोप्लैनर लाइंस, कोप्लैनर वेक्टर्स, कोप्लैनर 4 पॉइंट्स के लिए कंडीशन अपने पास आती है, वहां से अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स में भी यही करना होता है। 4 पॉइंट्स पे जेई ने खूब क्वेश्चंस पूछे हुए, जेई मेन में कई बार मैंने देखा है डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं जिनमें 4 पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो 4 पॉइंट से करना क्या है भाई, ए बी सी डी अगर 4 पॉइंट्स है तो आप क्या करो, ए बी एक वेक्टर बनाओ, AC एक दूसरा वेक्टर बनाओ, और AD एक तीसरा वेक्टर बनाओ, और इन तीनों वेक्टर्स से फर्स्ट वेक्टर के स्केलर्स को फर्स्ट रो में रखो, सेकंड के स्केलर को सेकंड रो में, और थर्ड के स्केलर को थर्ड रो में रख के डेल्टा इक्वल टू 0 सॉल्व कर लो। तो वहां से कोप्लैनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स की बात आ जाती है, राइट। नेक्स्ट भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स में क्या है भाई, कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर कहे जाते हैं अगर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। तो लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इनको लाइक वेक्टर्स बोलते हैं, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो इसको अपन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इसमें देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, वही मैं फिर से बोलूंगा कि पहली लाइन दी है, आप देखो पूरा मेथड समझना, बस खत्म करो यार, डोंट फील इट, जस्ट मगिंग कर लो यार, मग इट, राइट, रिमेंबर इट, है ना, मेमोराइज इट। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, पढ़ा है तो पता ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है ना तो बस इतना सा याद कर लेना, 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है तुम्हारा, राइट। तो देखो क्या याद करना है, पहली लाइन पर पॉइंट देखना कौन है, दूसरी लाइन पर पॉइंट देखना कौन है, दोनों पॉइंट से एक पीक्यू वेक्टर बना लेना। बना लोगे ना यार पीक्यू वेक्टर? तो पीक्यू वेक्टर क्या होता है पता ही है आपको, पीक्यू वेक्टर क्या होगा, क्यू वाले से, क्यू पोजीशन वेक्टर से पी पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देना, राइट। तो यहां से पीक्यू वेक्टर आ गया। फिर लाइन के पैरेलल एक बी वेक्टर दिया होगा या डीआरस दी होगी, बी वेक्टर के स्केलर्स को ही डीआरस बोलते हैं, राइट, डी वेक्टर के स्केलर्स को ही डीआरस बोलते हैं। तो अगर डीआरस ऑफ पॉइंट दिया हो या डीआरस ऑफ डीआरस ऑफ लाइन दिया हो या डीसीज ऑफ लाइन दिया हो, डीसीज और डीआरस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि डीसीज के स्क्वायर्स का सम 1 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और डीआरस के स्क्वायर्स का सम 1 नहीं होता है। जिन डीआरस के स्क्वायर्स का सम 1 होता है उन्हीं को डीसीज कहा जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल है कि भाई पीक्यू से एक वेक्टर बना लो, एक वेक्टर बना लो बी से, एक वेक्टर बना लो डी से, राइट, 3 वेक्टर बन गए, राइट, 3 वेक्टर हो गए। पीक्यू डॉट बी क्रॉस जी, आप कहोगे सर ये तो एसटीपी है, अरे भाई वो पूछ सकता है, स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस एसटीपी नहीं है, ये डेल्टा है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट सिलेबस में है। तो PQ डॉट बी क्रॉस डी, आप ऐसे PQ के स्केलर्स को, PQ जैसे मान लो P पॉइंट था आपका x1 y1 z1, Q पॉइंट गिवन था x2 y2 z2, 3D में भी लाइन हो सकती है कि भाई x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, ऐसे भी लाइंस हो सकती हैं। तो उस केस में अगर ऐसा लाइन दिया है तो कुछ नहीं करना है बाय डिफरेंट, x माइनस x1 अपॉन a है तो x1 y1 z1 पॉइंट है, x2 y2 z2 पॉइंट है, तो उससे एक pq वेक्टर बना लो, तो आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। उनके स्केलर्स को सजा दो फर्स्ट रो में। अब फर्स्ट लाइन पे डिनोमिनेटर देखो a1 b1 c1 दिया है, तो उसको सेकंड रो में रख दो, a1 b1 c1, इन्हीं को डीआरस बोला जाता है ना, वहां पर b वेक्टर मैंने रखा हुआ है, राइट, एक ही बात है। मैंने वेक्टर फॉर्म में भी स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाली है, 3D फॉर्म में भी निकाली, इसी को मैंने डिटरमिनेंट बना के रखा है। अब सेकंड लाइन में मान लो भाई, तो सेकंड लाइन के डीआरस दिए a2 b2 c2, जो डिनोमिनेटर में होते हैं ना माय डियर फ्रेंड, उन्हीं को डीआरस या डीसीज कहा जाता है। क्लियर? तो वहां से जो डिनोमिनेटर, ये फर्स्ट लाइन के डिनोमिनेटर्स आ गए, ये सेकंड लाइन के डिनोमिनेटर्स आ गए, ऐसा डिटरमिनेंट एक बन गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है भाई, मॉड ऑफ बी क्रॉस डी करना है। तो जो बी वेक्टर है, मान लेते हैं भाई a1 b1 c1 है, और डी वेक्टर है a2 b2 c2 मान लेते हैं दोस्त, ठीक है। जो बी वेक्टर है दैट इज a1 b1 एंड c1, राइट, और जो डी वेक्टर है दैट इज a2 b2 c2, है ना, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। तो बस b क्रॉस d निकालो, तो b क्रॉस d निकालोगे, ये आपके रूट के अंदर उसका मॉड्यूलस आ गया, राइट। तो यहां से वेक्टर्स इन 3D अपन खत्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में मूव करते हैं, राइट। तो दीज आर द फॉर्मूले फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, 58 नंबर, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस और इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। कहीं पर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं ना, फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, खटाखट फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए। पेन पेपर अगर आपने ले रखा है तो उसमें आप लिख करके भी रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज ये जो इसका पीडीएफ है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो पीडीएफ है, इस पूरे के पूरे सारे के सारे मैथ्स के फॉर्मूले का जो पीडीएफ होगा, वो मैं मैथ ई गुरु ऐप के अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन पे फॉर्मूले रिवीजन कंप्लीट मैथ के नाम से सेव कर दूंगा। तो आप मैथ ई गुरु ऐप डाउनलोड अगर नहीं किया है अभी तक, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, 2020 से लेकर के 2023 तक कई सारे पेपर्स हैं, उनको आप मॉक टेस्ट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको ये जो फ्री मटेरियल सेक्शन है आपके ऐप में, मैथ ई गुरु ऐप में, तो वहां पर गूगल प्ले स्टोर या माई इंस्टीट्यूट, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो माई इंस्टीट्यूट एक ऐप है, माई इंस्टीट्यूट ऐप में VGM है ना, ये आपको कोड डालना होगा, VGM ये कोड डाल करके आप आईफोन में भी मैथ गुरु का ऐप चला सकते हो, राइट। इस कोड को डाल करके, और वहां पर फ्री मटेरियल सेक्शन पे आपको मिलेंगे ये फॉर्मूले, राइट। तो मैथ गुरु का ऐप डाउनलोड करना है, फ्री मटेरियल
सेक्शन पे जाना है और इसका पीडीएफ वहां से उड़ा लेना है, राइट, और अपने फॉर्मूले अपने कब्जे में कर लेने हैं। क्या बात है। तो अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाते हैं। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहलाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेक्टर्स में भी काम आता है। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस और इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। मॉड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये सम ऑफ टू साइड्स, ये थर्ड साइड है एक्चुअली। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर और इक्वल टू थर्ड साइड। यहां पर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना यार, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स की तरह होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे होता है कि भाई अगर ये z1 है और ये z2 है माय डियर फ्रेंड, तो इसको z1 प्लस z2 कहा जा सकता है, राइट। तो ऐसे वेक्टर्स की तरह होते हैं ये भी, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वहां से ये मॉड z1 एक साइड ऑफ द ट्रायंगल है, मॉड z2 अनदर साइड ऑफ द ट्रायंगल है, मॉड z1 प्लस z2 थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट। तो यहां से नेक्स्ट बेटी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड z1 प्लस मॉड z2 cos थीटा। इसी तरह का सेम फॉर्मूला वेक्टर्स में भी आता है, राइट। वेक्टर्स में भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। mod of a vector plus b vector whole square equals to mod a square plus mod b square plus 2 times mod a mod b cos theta। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकालते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बोलते हैं कि सम ऑफ टू वेक्टर्स जो होगा, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज व्हाट, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। अगर दो वेक्टर्स दो साइड्स के अलोंग है तो उसका जो डायगोनल है वो उसके सम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो वही mod of z1 plus z2 whole square plus mod of z1 minus z2 whole square equals to, यहीं पर प्लस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो जब आप इन दोनों को सम अप करोगे होल स्क्वायर्स को, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये आसानी से 2 टाइम्स mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी माइनस होगा ना। ये एक्चुअली ये कुछ नहीं है, 2z1 ये जो टर्म है ना, ये एक्चुअली ऐसे में समझना, ये इसके बाद नहीं है, दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ दिस टर्म। इसी टर्म को आप ये लिख सकते हो, ध्यान रखना यार, कंफ्यूज मत होना। इस टर्म को ये लिख सकते हो, मतलब 2 टाइम्स mod z1 mod z2 cos थीटा को 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 बार लिख सकते हो। जैसे वहां लिखते हैं ना वेक्टर्स में कि 2 टाइम्स mod a mod b cos थीटा, तो 2 टाइम्स a डॉट b लिख देते हैं। एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट का सिंबॉलिकली आप इसको डॉट से कनेक्ट कर सकते हो याद रखने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट में बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और फॉर्मूले, एक दो आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूले हैं, आर्ग्यूमेंट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, राइट। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इक्वल्स टू n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट। तो नेक्स्ट बेट एक कोनीज मेथड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोनीज मेथड आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में पता है आपको, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो होते हैं वही इन्वर्टिबल होते हैं, है ना, वही इन्वर्टिबल होते हैं। तो इनवर्स अगर निकालना है तो उनका नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, क्योंकि उनका डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जेई में, क्योंकि वो क्या होता है, एक अननोन फंसा देते हैं, एक अननोन पैरामीटर फंसा देंगे कहीं पर और उस आपसे बोलेंगे दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट। तो आपको सिर्फ सिंपल डेल्टा इक्वल टू 0 करना होगा, खटाक अल्फा आएगा, वो अल्फा कहीं और यूज कर लेंगे, किसी और अल्फा हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक का रूट हो या कहीं पर अल्फा यूज हो रहा होगा, वो अल्फा वहां से निकाल करके उस प्रॉब्लम अनदर कॉन्सेप्ट में यूज करके फिर प्रॉब्लम में कुछ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसा कुछ आपसे पूछ लेगा, राइट। तो नेक्स्ट बेटी का देखो, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई mod a, इनवर्स की डेफिनेशन है, तो ये आना चाहिए, राइट। और a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना, इसका mod 1 होता है, राइट। mod मतलब डिटरमिनेंट, तो इसका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू mod a इंटू आई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। और एडजॉइंट ऑफ ए बी रिवर्सल लॉ लगता है, चाहे ए बी इनवर्स है तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो इट इज ऑल्सो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो ये मैट्रिसेस के कुछ है। और ट्रेस अगर निकालना होता है, ट्रेस आप समझते हो ना भाई, ट्रेस ऑफ ए कोई भी मैट्रिक्स है, ट्रेस अगर उसका निकालना है तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ए आई आई, है ना, A11 A1 A22 A33 टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सम अप करके फाइनली, जैसे मान लीजिए 3 अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो A11 प्लस A22 प्लस A33 जो होगा दैट वुड बी द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो अगर मैं रिमाइंडर प्रॉब्लम्स, है ना, बाइनोमियल, तो यहां से अपन मैट्रिक्स खत्म करते हैं, मूव कर रहे हैं अपन बाइनोमियल में। तो यहां पर ठीक है, बाइनोमियल में जो है ना
बाइनोमियल थ्योरम है ना, इस टॉपिक से 2-3 टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से ना, एक क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन बनता है, तो मिनिमम बता रहा हूं, एक के बाद दो बन सकता है, राइट। तो इसमें देखो, इसमें भी कोफिशिएंट्स वाला जो चक्कर था ना, वो सिलेबस से हटा दिया गया। तो जैसे क्या होता था पहले, एक्सपांशन से कोफिशिएंट्स के सम को इंटीग्रेट करते थे, एक्सपांशन डिफरेंशिएट करते थे, प्रोडक्ट वोडक्ट, मतलब बहुत सारा झमेला करते थे। तो वो सारा पार्ट हट गया है, तो अभी ना बाइनोमियल भी हल्का हो गया है। आई होप बाइनोमियल में सिर्फ दो टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक तो रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर एक जनरल टर्म जो होता है उसके कोफिशिएंट निकालना होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये जो x टू द पावर 4 है, या अपन से बोलता है ना जैसे क्वेश्चन में कि x टू द पावर 10 जो है वो इंडिपेंडेंट है या कांस्टेंट है, या x टू द पावर 10 जो है वो 1/3 टू द पावर 100 है। तो उसमें आपको कुछ निकालना रहता है, राइट, कि कौन सा टर्म या तो कौन सा पहला टर्म नेगेटिव हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको जनरल टर्म लिखना होता है, जनरल टर्म लिख करके उसके कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r देखना होता है कि भाई उसके लिए क्या कंडीशन है। तो वो वाला प्रॉब्लम यहां पर बन सकता है, या रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर वाला जो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, वहां पर बाइनोमियल लगता है। या को जनरल टर्म को लिख करके कोफिशिएंट्स में कुछ कंडीशन अपने को दी होगी, वहां से प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करने को दे सकता है। मिडिल टर्म्स भी आप देख लेना, इवन और ऑड के केस में, इवन के केस में आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाते हैं। अगर n इक्वल टू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे और एक ही मिडिल टर्म आएगा, tn/2 + 1। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, सॉरी, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर नंबर n अगर ऑड है, लाइक 11 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 12। तो फिर दो मिडिल टर्म्स आएंगे, दो मिडिल टर्म्स आएंगे, लगभग कौन कौन से आएंगे, 6th एंड 7th। 5 हटा दो और छठा सातवां, राइट। तो अगर n इक्वल्स टू क्या था, 11, तो 11 - 1/2, तो अपने पास 5th टर्म आ जाएगा, और 11 + 1/2 तो 6th टर्म आ जाएगा, राइट। तो वहां से अपन ऐसे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे। और ये क्या अपन समझ पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, यहां पर ठीक है भाई, ये n - 1/2, ये +1 यहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो टर्म जो होगा वो +1 वाला होगा, राइट। जैसे छठा सातवां आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि भाई n इक्वल्स टू आपने 11 लिया, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 12। अब 12 टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो 6th और 7th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तब आपने n इक्वल टू क्या था, 11, तो 11 - 1/2, तो वैल्यू क्या आई भाई, 5। तो 5 + 1 6th टर्म आएगा, और यहां पर 6 आएगा तो 6 + 1 तो 7th टर्म आएगा ना, ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू, राइट। तो यहां से अपन समझ सकते हैं, अगर ये x + a टू द पावर n, ये एक्सपेंशन है भाई x + a टू द पावर n का, इसी में 1 + x टू द पावर n या 1 - x टू द पावर n के भी एक्सपेंशन अपने को रटे होने चाहिए, राइट। और वहां पर अगर x = a = 1 पुट कर दे, तो जब सम ऑफ द कोफिशिएंट्स अपने को निकालना होता है तो अपन x जो वेरिएबल्स है उन सबको 1 पुट करके सम ऑफ द कोफिशिएंट्स अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बेटी के प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अपन याद कर सकते हैं ना, जो प्रॉपर्टी होती है, 3-4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। लाइक a टू द पावर log ऑफ x एट बेस a, है ना, इक्वल टू x होता है, लाइक log ऑफ x टू द पावर n a टू द पावर m, ये प्रॉपर्टी है ना। या log m n, log m प्लस log n है ना। ये सब 5-7 प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो सारे आप याद कर लेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट बेटी अपन लॉगरिथम भी मैंने करा दिया इसलिए क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट बेटी अपन आते हैं भाई फंक्शन सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला जो चैप्टर है, तो वहां पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है और सिमेट्रिक होता है ना। तो वो रिलेशंस का जो डेफिनेशंस वगैरह है वो देख लेना एक बार, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बाकी टाइप ऑफ फंक्शंस में जैसे ऑड है, इवन है, 1-1 है, मैनी 1 है, पीरियोडिक है, इनको भी एक बार चेक कर लेना। जैसे कितने 1-1 फंक्शंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी, कितने मैनी 1 फंक्शंस बनेंगे, या कितने 1-1 और ऑन टू अगर आप बना लोगे तो आपका काम चल जाएगा, राइट, क्योंकि टोटल में से माइनस करना होता है। फिर आपको देखो बॉक्स एक्स में एक प्रॉपर्टी जो जीआईएफ है, जीआईएफ खूब पूछते हैं, अभी तो जीआईएफ एकदम हॉट हो रखा है, तो जीआईएफ खूब पूछते हैं। तो जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो, इनकी एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, आपको समझना चाहिए कि भाई अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो इंटीजर को बाहर निकालो, सॉरी यहां पर बॉक्स x प्लस आई होगा ना, बॉक्स x प्लस आई, तो बॉक्स x प्लस आई, अगर बॉक्स के अंदर x प्लस आई है तो बॉक्स x प्लस आई आ जाएगा, तो इसका मतलब इंटीजर को बाहर निकालो,
जैसे बॉक्स एक्स प्लस 100 रखा है तो बॉक्स एक्स प्लस 100 रख देना, राइट। तो और बॉक्स एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल इंटीजर्स। ये मैंने जानबूझ करके इसलिए लिखा है माय डियर फ्रेंड, इसलिए लिखा है कि भाई आप ध्यान रखो इस बात को कि अगर कहीं पर भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है तो इसके लिए जो डाउटफुल पॉइंट्स है वो इंटीजर्स है। मतलब अगर उस कंटिन्यूटी चेक करना है या डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो इंटीजर्स पर चेक करो, राइट। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिखो, फ्रैक्शन पे ना डील करके बॉक्स पे डील करो, क्योंकि बॉक्स पे वैल्यू रखना आसान होता है। लाइक 1 माइनस हो गया तो 0 हो गया, सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 प्लस हो गया तो 1 हो गया, तो सीधे इंटीग्रल वैल्यू लेता है। तो बॉक्स को हैंडल करना थोड़ा इजी है इररिस्पेक्टिव टू दिस से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में आसान है, राइट। तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बॉक्स एक्स माइनस 1, ये एक भी प्रॉपर्टी अपने को पता होना चाहिए कि भाई बॉक्स ऑफ नेगेटिव एक्स अगर अपने को चाहिए तो माइनस ऑफ नेगेटिव एक्स माइनस 1 भी हो सकता है, राइट। अब देखो दूसरी चीज एक और समझो कि जैसे ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे बॉक्स एक्स है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, 1/x है, ln x है, log x एट बेस a है, a लेस देन 1 के लिए, e टू द पावर x है, e टू द पावर x है, a लेस देन 1 के लिए स्पेशली क्योंकि ये a ग्रेटर देन 1 के लिए हो जाता है, राइट। तो सिग्नम ऑफ x है 1/x स्क्वायर है, या क्वाड्रेटिक क्यूबिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके ग्राफ डोमेन और रेंज, इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ डोमेन और रेंज अपने को याद होने चाहिए, राइट। बिल्कुल एकदम टिप्स पे होने चाहिए। तो ये सब मैं बता रहा हूं इसलिए बाय डिफरेंट, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंशियबिलिटी पर हो, लेकिन आपको ग्राफ यूज करना पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट मॉड एक्स भी है ना, मॉड एक्स का भी ग्राफ अपने को पता होना चाहिए, राइट। मॉड एक्स है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है ना, या मॉड ऑफ एक्स प्लस ए है, इन सब के ग्राफ्स भी पता होने चाहिए, राइट। अब देखो नेक्स्ट दो चीजें और पढ़ लेना भाई, कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शन में आपको पता है कि एफ ऑफ जी एक्स अगर डिफाइन करना है तो जी एक्स शुड बी, मतलब जो रेंज ऑफ जी एक्स है ना, रेंज ऑफ जी एक्स शुड बी लेस और इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, तभी एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड होता है। क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स को एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे डालना है, तो जो रेंज ऑफ जी एक्स है दैट शुड बी द सबसेट और इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एक्स, राइट, डोमेन ऑफ एफ एक्स। ऐसे ही जी ऑफ एफ एक्स अगर डिफाइन करना है तो जो जी एक्स में एक्स है, मतलब जी एक्स का जो डोमेन है वो सुपर सेट होना चाहिए एफ एक्स के रेंज का, एफ एक्स के रेंज का, मेरी बात समझ रहे भाई, एफ एक्स के रेंज को जी के डोमेन के अंदर आना चाहिए, तब जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड होगा, राइट। तो इसको भी ध्यान रखिए। यहां पर भी कई बार जी ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, ये पूछ लेते हैं। तो जब तक जी ऑफ एफ एक्स के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, एफ ऑफ जी एक्स के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, तो आप वहां पे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसलिए अपने को इसको डिफाइन करके एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए, राइट। अगर मैं बोलूं इनवर्स फंक्शंस, तो इनवर्स फंक्शंस आपको निकालना आता ही है कि अगर भाई y इक्वल टू एफ एक्स अपने को दिया है तो भाई x इक्वल्स टू एफ ऑफ y या g ऑफ y लिखते हैं, और इसी g को f का इनवर्स कहा जाता है, राइट। बेसिकली ठीक है, g को f का इनवर्स कहते हैं। तो वहां पर सिंपल है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा, x को y के टर्म में लिखो, फिर बाद में इनवर्स आ जाएगा, y को x और x को y रख करके काम चल जाता है। f inverse x and fx are symmetric about y equal to xy. This is very important property, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर अपन 80 फॉर्मूले कंप्लीट मैथ रिवाइज करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहां पर नहीं करा रहा हूं, उसको मिला करके 100 फॉर्मूले होते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बेटर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आप फोडू सीरीज में जो 2-3 वीडियोस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वहां से, या कोनिक सेक्शन का पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड, वहां से कोनिक सेक्शन के वीडियो से आप पूरे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, राइट। और उसके बाद आप मजे से मचा सकते हो, फोड़ सकते हो। और फर्स्ट सेशन अगर आपने फोड़ दिया या ठीक ठाक भी कर लिया, 98 एंड अबव परसेंटाइल आ गया, तो सेकंड सेशन में या जे एडवांस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा और आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। टाइट शेड्यूल रखिए, पूरे टाइम पढ़ाई, खाना, सोना, योगा और मेडिटेशन, इसके अलावा कोई भी छठी चीज आपके शेड्यूल में नहीं होनी चाहिए। तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सिर्फ पढ़ाई की बात करिए,
बाकी किसी से गॉसिप मत करिए, कहीं पर भी कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो वहां से उठ करके चले जाइए, किसी भी नेगेटिव बात पे पार्टिसिपेट मत करिए, कोई भी नेगेटिविटी के साथ अपना भी कंट्रीब्यूशन मत लगाइए, ना टाइम का, ना एनर्जी का, और ना ही अपने थॉट्स का। तो आप मस्त रहिए, और अपने को ध्यान रखना है कि जियो जेई हमारा नारा है, तो सिर्फ और सिर्फ जेई के बारे में सोचना है, पूरा का पूरा शेड्यूल टाइट रखिए, जिससे कि दिमाग को खाली समय ना मिले कुछ और सोचने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये लाइव सेशन खत्म करता हूं। लव यू, लव यू।